नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 17 पाठ पढ़ रहे थे पर्यावरण और मानवीय अस्तित्व। इसी पाठ के अंतर्गत हमने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था और स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। वो किस कारण से किया गया था कि एक पुराना वृक्ष था और उस वृक्ष को सरकार काटने वाली थी। क्यों काटने वाली थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। क्यों काटने वाली थी उस वृक्ष को? क्योंकि वहाँ से एक रेलवे मार्ग बनाया जाना था। ऐसे में यदि रेलवे मार्ग बन रहा है तो बीच में कोई पेड़ आ रहा है तो सरकार उस पेड़ को काटना चाहती थी। तो ऐसे में एक विशाल पेड़ रास्ते में आ रहा था तो सरकार उसे काटना चाहती थी, लेकिन नगर के लोगों ने इसका विरोध किया और उस पेड़ को बचाया। फिर हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा था कि जर्मनी की सरकार भी पेड़ों को काटने के लिए तत्पर थी। जर्मनी सरकार क्यों तत्पर थी? क्योंकि जर्मनी की सरकार भी सड़क बनाना चाहती थी, हवाई अड्डे का विस्तार करना चाहती थी। तो ऐसे में जो जंगल था उसको नष्ट करना चाहती थी। लेकिन वहाँ के जो विद्यार्थी थे, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, उन्होंने सोचा कि तो जंगल को काटेंगे तो इससे हमारी प्रकृति का ही नुकसान होगा और हमारा जीवन भी दुर्भर हो जाएगा। तो ऐसे में वहाँ के विद्यार्थियों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उनके विरोध के कारण सरकार को झुकना पड़ा और अंत में सरकार को सड़क बनाने के लिए ऊंचे ऊंचे कटीले तार की पहाड़ों को घेर कर ही यह काम करना पड़ा। और पेड़ों की बात की जा रही है तो वहीं पेड़ों की कटाई के सवाल को लेकर कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम भाग मलेशिया में भी कई स्थानों पर आंदोलन हुए थे। वहीं हमारे भारत की बात की गई थी कि भारत में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। और इसी आंदोलन में एक घोष वाक्य जो भी आज लोगों के द्वारा दोहराया जाता है वो था, क्या है? जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और प्यार। की जंगल के क्या उपकार हैं, हमें उन उपकारों के बारे में सोचना चाहिए। हम पेड़ पौधों तो काट रहे हैं लेकिन कम से कम हमें उन्हें पेड़ पौधों के बारे में सोचना चाहिए कि इनके हम पर क्या उपकार हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, प्राणवायु मिलती है। इसके अलावा पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें छाया भी मिलती है। पेड़ होते हैं वो मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बारिश के कारण हमें भी पानी पीने के लिए मिलता है ना। और जहाँ बारिश होती है वहाँ पर शुद्ध वायु भी मिलती है, शीतल हवा मिलती है। तो ये सारे हमें पेड़ों से ही तो मिलते हैं। तो जंगल के हम पर बहुत ही उपकार हैं। तो इस प्रकार का जो वाक्य है ये विश्व के करोड़ों लोगों की जुबान पर है। जहाँ सीधी कार्रवाई के आंदोलन जमीन पर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ हरित दलों का अभ्युदय हुआ। अभ्युदय का अर्थ होता है उदय होना, कि जहाँ पर जमीन के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, वहीं पर हरित दलों का उदय हुआ था। और जर्मनी में तो सत्ता में भी उसकी हिस्सेदारी हुई। पर्यावरण मंत्रालय तो सभी देशों में बने। प्रारंभ में तो इन मंत्रालयों को इतना महत्व दिया गया कि भारत जैसे कई देशों में स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर यही बताया गया है कि जो पर्यावरण मंत्रालय होता है ना, उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? पर्यावरण की सुरक्षा करना। और पर्यावरण की सुरक्षा की बात आती है तो अपने देश की बात आती है, भारत देश की बात आती है, तो वहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिन्होंने स्वयं इस मंत्रालय कार्यभार संभाला था, यानी पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री थी। अब पूछा जाए कि भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थी, तो याद रखना है कि श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी पर्यावरण मंत्री कब बनी थी, तो सन भी याद रखनी है 1980 में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री बनी थी। तो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे कि भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री कौन थी, तो उत्तर आएगा
श्रीमती इंदिरा गांधी। और यदि ये पूछा जाए कि श्रीमती इंदिरा गांधी पर्यावरण मंत्री कब बनी थी, तो कब बनी थी? सन 1980 में। तो इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि सन 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम पर्यावरण मंत्री थी। धीरे धीरे इन मंत्रालयों का अवमूल्यन होने लगा और कई देशों में तो पर्यावरण रक्षा के बजाय पर्यावरण के ह्रास का कारण बन गए। ह्रास क्या होता है? नुकसान करना, है ना। तो जहाँ पर बात आती है मंत्रालयों की, तो पहले तो ये मंत्रालय बनाए गए थे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मंत्रालय हैं यही किसका पर्यावरण के ह्रास का कारण बन गए थे, कि इनमें से कुछ लोग इस प्रकार के थे जो इस मंत्रालय को सुचारू रूप से चालू नहीं होने दे रहे थे, लागू नहीं होने दे रहे थे। ऐसे में यही पर्यावरण के ह्रास का कारण बन गए कि पर्यावरण को नुकसान होने लगा। अब इस दिशा में 80 के दशक में, 80 कौन सा? 1980 की बात की जा रही है। जो कदम उठाए गए उनमें से जुझारू संगठनों को सरकारी सहायता पर जीवित रहने वाले गैर सरकारी संगठन कौन से हैं? NGO बना दिया। मुख्य कार्यकर्ताओं सरकारी समितियों में शामिल कर लड़ाकुओं को दरबारी बना लिया। धनी देशों को यह खतरा नियंत्रण बना रहता है कि कहीं गरीब देशों में ऐसे स्वतंत्र जन आंदोलन खड़े ना हो जाएं जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करने लग जाएं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए कुछ ऐसे संगठन बना दिए गए हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। जैसे कि इसमें बताया गया है NGO है, ये एक गैर सरकारी संगठन है जिसके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है ना। तो ये NGO है ना, ये गैर सरकारी संगठन है, तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संगठन बनाया गया है। अब दूसरे देशों को क्या खतरा हो गया? धनी देशों को क्या खतरा हो गया? धनी देश कौन से हैं? जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, इंग्लैंड जैसे देश हैं, तो उनको क्या खतरा हो गया? उनको खतरा यही हो गया कि गरीब देशों में जो लोग स्वतंत्र रूप से जन आंदोलन कर रहे हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कहीं वही ऐसा ही अपने देश में होने लग जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः उन्होंने क्या किया? अतः उनकी सरकारों ने अपने देश के बड़े गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मुक्त हस्त गरीब देशों के ऐसे संगठनों को सहायता बांटनी प्रारंभ कर दी। अब उन्होंने क्या किया कि जो गरीब देश है ना, गरीब देशों के जो संगठन हैं उनको सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ? जिससे सुविधाभोगी बन जाने से उनकी तीव्रता कम हो सके, कि यदि उन्हें सुविधा मिल जाएगी तो फिर वो आंदोलन नहीं करेंगे। जिन योजनाओं की बात आ रही है, जिनमें वृक्षारोपण है, जन स्वास्थ्य संबंधित है, साक्षरता है, जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण है आदि के लिए उन्हें सहायता दी जाती है ना। तो उन्होंने क्या किया? जो गरीब लोग थे ना, जो आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो उन गरीब लोगों में ऐसे संगठन थे कि जिनको आर्थिक सहायता दी जा रही थी, और वो आर्थिक सहायता किस माध्यम से दी जा रही थी, यानी किस रूप में दी जा रही थी? तो जो वृक्षारोपण संबंधित है, जन स्वास्थ्य संबंधित है, साक्षरता है, जल ग्रहण है, इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित जो सहायता दी जा रही थी वो उन गरीब संगठन को दी जाने लगी, जिससे कि वो और आंदोलन न कर सके। तो वे भी तो सरकारी विकास कार्यों की तरह विकास कार्य ही हैं जिन पर ऊपर से पर्यावरण का मुलमा चढ़ा हुआ है। कहने का मतलब ये सभी तो विकास से संबंधित कार्य ही हैं, और सरकार क्या करती है? विकास संबंधित कार्य ही करती है। क्योंकि झगड़ा तो विकास की गलत दिशा के कारण पर्यावरण की क्षति से हुआ है। क्षति होता है नुकसान होना, इसलिए विकास और पर्यावरण में बहस चली और उसकी परिणति हुई सतत विकास को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नारे में रियो के सम्मेलन से जागतिक मान्यता मिल गई। अतः सरकारी तौर से उसके बाद सारे विकास पर सतत का रंग चढ़ गया। अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब है
जहाँ पर पर्यावरण की बात आती है, पर्यावरण सुरक्षा की बात आती है, तो पहले तो पर्यावरण की क्षति हो रही थी, लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू हो गए थे पर्यावरण संबंधित, तो सरकारी तौर तरीकों में भी बदलाव आने लग गया और सरकार भी क्या करने लग गई, विकास के कार्य करने लग गई। लेकिन उसमें अब संघर्ष की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि सरकार भी है वो ये समझ चुकी थी कि यदि कार्य सही तरीके से नहीं हुआ तो लोग आंदोलन कर देंगे। यह तो हुई लिपापोती। वास्तव में विकास की मौजूदा अवधारणा को ही पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। यानी विकास क्या है, क्या है विकास, तो उसकी जो अवधारणा है ना, उसके बारे में हमें जानना होगा कि विकास आखिर क्या है, किसको विकास कहते हैं। सतत विकास का पहला लक्षण है, आज खनिज और धातुओं, जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधनों की अंधाधुंध लूट के आधार पर खड़ी आर्थिक वृद्धि को मंजिल मानने वाला विकास कितने दिन टिकने वाला है। यानी विकास किसको कहते हैं, लोगों के सामने जल से संबंधित समस्याएं हैं, खनिज पदार्थों से संबंधित समस्याएं हैं, जो धातु हैं उनसे संबंधित समस्याएं हैं, जमीन में जो भी संसाधन हमें मिलते हैं उनसे संबंधित हमारे पास में समस्याएं हैं। तो हम विकास किसको कहते हैं, हर तरफ हमें हमारे सामने जो खनिज पदार्थ हैं उनकी कमी नज़र आ रही है, जो जल है जल की कमी हमें नज़र आ रही है, जो जंगल हैं, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं जो काटे जा रहे हैं, आज हमें वो पेड़ पौधों की कमी नज़र आ रही है। तो हमें विकास की क्या बात कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनमें जल आता है, जिनमें पेड़ पौधे आते हैं, यदि उन्हीं की हमारे पास कमी है तो हम विकास करके क्या करेंगे। तो इस प्रकार की आर्थिक वृद्धि को मंजिल मानने वाला विकास कितने दिन टिकने वाला है। यानी ऐसा विकास तो कोई काम का नहीं है जिससे हम पेड़ पौधों को काटें और उसके कारण, पेड़ पौधों काटने के कारण जो जल से संबंधित समस्या वो भी हमारे सामने उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा विकास किस काम का है। विकास का दूसरा लक्षण है, इससे दूसरे जीवधारियों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी विकास इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि सारा जीवन परास्परलंबी है। परास्परलंबी का अर्थ होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे पर निर्भर रहना ही परस्परावलंबी होता है। परस्परावलंबी का अर्थ होता है एक दूसरे में निर्भर रहना। तो हम हैं, हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, तो हर कोई ना कोई किसी पर निर्भर रहता है। जैविक विविधता का ह्रास तो आज भी परंपरागत विकासवादियों की गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। जैविक विविधता, विविधता होता है अलग अलग प्रकार, है ना। तो जैविक विविधता है, जैविक विविधता में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनमें परंपरागत विकासवादियों की जो गंभीर चिंता है वो है पर्यावरण से संबंधित, जैविक विविधता से संबंधित, कि जैविक विविधता का ह्रास हो रहा है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं। यह तो दूर का सपना है। विकास का लाभ सबको समान रूप से मिलना चाहिए और इसकी शुरुआत सबसे नीचे वाले अंत्योदय से होनी चाहिए। आज का विकास तो गरीब और अमीर के बीच खाइयाँ चौड़ी करते हुए कुलांचे मार रहा है। कहने का मतलब विकास का कार्य हो, तो विकास का कार्य की बात हम करें तो विकास का कार्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें न तो कोई गरीब और अमीर उनके बीच में किसी प्रकार की कोई खाइयाँ ना हो। कहने का मतलब उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। विकास तो इस प्रकार का होना चाहिए कि यदि अमीर व्यक्ति को भी पानी की सुविधा मिल रही है तो गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए, अमीर व्यक्ति को बिजली संबंधित सुविधा मिल रही है तो गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो विकास से तात्पर्य ये होना चाहिए कि किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जातिगत आधार पर या मेरी गरीबी के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब विकास ने धरती को इतना प्रदूषित और विपन्न बना दिया है कि प्रकृति द्वारा प्राणी मात्र को जिंदा रहने के लिए दी हुई प्राणवायु ही जहर बन गई है। अब विकास की बात करें तो विकास तो इस प्रकार का लोगों ने किया है कि उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। विपणन होता है तो धरती को इतना प्रदूषित और विपणन बना दिया है ना। जो हरी भरी हरियाली थी आज पेड़ों को काट करके
उसे इस प्रकार का बना दिया है कि लोग जहाँ पर पेड़ों को देखते थे जैसे वर्षा होती थी, आज वैसा वातावरण नहीं रहा है। कि प्रकृति द्वारा प्राणी मात्र को जिंदा रहने के लिए दी हुई प्राणवायु जहर बन गई है। जीवन संचार करने यानी कहने का मतलब वायु क्या हो गई, दूषित हो गई, है ना। लोगों ने विकास के नाम पर इतनी गंदगी फैला दी, इतना कचरा फैला दिया है कि वातावरण को क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। प्रदूषित तो उन्होंने कर दिया, और प्रदूषित होने के कारण जो हमारी प्राणवायु है ना, वो भी क्या हो गई, प्रदूषित हो गई, इसीलिए उसको जहर बताया गया है। जीवन संचार करने वाले तत्वों के बजाय विकिरण का खतरा पैदा हो गया है। जहाँ पर जीवन संचार करने वाले तत्व थे, यानी जिससे अपना जीवन है वो आगे बढ़ने वाला था, आज उन्हीं तत्वों का विकिरण करके ये खतरा पैदा हो गया है। पानी का भयंकर प्रदूषण ही नहीं हुआ है, पानी भी क्या हो गया, प्रदूषित हुआ है, लेकिन वो भयंकर प्रदूषित नहीं हो गया, बल्कि प्रदूषित होने के साथ साथ में पानी की कमी भी हो गई है। यानी पानी की कमी तो हो ही गई है, और जो पानी बचा हुआ वो भी क्या है, पीने योग्य नहीं है, वो भी प्रदूषित है। औद्योगिक सभ्यता हमारे हाथ में तो आकर्षक पैकेटों में उपभोग की वस्तुएं रख देती हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने दूर नदियों में विष छोड़ जाती हैं, वायु में जहर घोल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, औद्योगिक सभ्यता की औद्योगिक सभ्यता हो गई कि बड़े बड़े कल कारखाने हैं, है ना, उनमें हमारे उपयोग की आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो उनका निर्माण किया जाता है, लेकिन उनका जो कचरा होता है ना वो नदियों में फेंक दिया जाता है, और नदियों में फेंकने के कारण क्या है, वहाँ का पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है ना। वो कचरा नदियों में फेंक दिया जाता है, और नदियों में फेंकने के कारण वहाँ का पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। उसी प्रदूषित पानी को यहाँ पर विष बताया गया है कि नदियों में विष छोड़ जाती है। कहने का मतलब है जो कल कारखानों का कचरा वो नदियों में फेंक दिया जाता है, और नदी का पानी है वो फिर जहर बन जाता है, यानी विष बन जाता है, यानी वो पीने योग्य नहीं रहता। वायु में भी जहर घोल दे जाती है, यानी कहने का मतलब वायु प्रदूषण के कारण वो उस जहर का प्रभाव है वायु पर भी पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस प्रकार के उदाहरण हमें बताते हैं कि वायु भी प्रदूषित होती है। इसी प्रकार रात को दिन बनाने वाली बिजली अपने उत्पादन केंद्र में पैदा करने वाले विकिरण के खतरे, वायुमंडल में कार्बन घोलने या बांध बनाकर उपजाऊ धरती व जंगलों को डुबाकर लाखों लोगों को जाने किन्होंने करतूतों की कहानी पीछे छोड़ जाती है। कहने का मतलब है कि कुछ भी संतुलित नहीं बचा है, यानी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। जहाँ पर हम अपने उपभोग की वस्तु की बात करते हैं तो रात को दिन बनाने वाली बिजली, यानी जो बिजली है अपने उत्पादन केंद्र में पैदा करने वाले विकिरण के खतरे, यानी उसमें विकिरण का खतरा हो गया। बिजली का उत्पादन तो किससे होता है, विकिरण से होता है, लेकिन उसमें भी एक खतरा हो गया। वायुमंडल में कार्बन घोलने कि वायुमंडल में क्या है कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती तो हमें अच्छी प्राणवायु मिल सकती थी, लेकिन अब वातावरण में तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। या बांध बनाकर उपजाऊ धरती कि जहाँ पर धरती पर पानी की होता है वहीं पर लोगों ने नदियों पर बांध बना दिए हैं, जिससे कि संपूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से पानी नहीं पहुँच पा रहा है। क्यों, क्या कारण उसका, बांध बना दिए गए हैं नदियों पर, और जंगलों को डुबोकर लाखों लोगों को उजाड़ने की उन्होंने करतूतों की कहानी पीछे छोड़ जाती है। और जंगल होते हैं ना, अब वो पानी कहाँ जाएगा, जंगलों की तरफ जाएगा, और जंगल में जाएगा तो जंगल में तो पेड़ पौधे हैं, वो लाखों पेड़ पौधे हैं वो डूब जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर विकास के नाम पर हो गई है। कहने का मतलब है जहाँ धरती को उपजाऊ धरती को पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर तो उपजाऊ धरती को पानी मिल नहीं पाता, और वो पानी जंगलों में से निकाल दिए जाते हैं। वहीं वायुमंडल की बात करते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अत्यधिक मात्रा में है, जिससे लोगों को सांस लेने में तो कठिनाई हो रही है। तो हम क्या विकास कर रहे हैं अपने उपभोग की, जहाँ पर कल कारखानों में वस्तुएं बनती हैं वही कल कारखाने हैं वो
इस प्रकार की जो कीटनाशक जो चीज़ें होती हैं वो पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं, तो वो पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। कहा जाता है विकास के कारण ही तो संभव है कि प्रति व्यक्ति आयु दर में भारी वृद्धि हुई है। अवश्य ही हुई है, पर ये सब दवाइयों के चलते फिरते पुतले मात्र हैं। कहने का मतलब क्या है कि लोग कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आयु की दर में वृद्धि हुई है, लेकिन वो वृद्धि किस कारण हुई है, दवाइयों के कारण हुई है। यानी कहने का मतलब व्यक्ति है वो स्वस्थ नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई रोग जरूर है। तो हर व्यक्ति को जिसको रोग होता है तो वो किस कारण है, दवाइयों की, तो वह ठीक किसके कारण होता है, दवाइयों से ही होता है ना। तो कहने का मतलब वातावरण तो अशुद्ध बना हुआ है, लेकिन फिर भी शरीर की देखभाल के लिए हमें दवाइयाँ लेनी ही होती हैं। जिनकी जीवन शक्ति का निरंतर ह्रास हो रहा है, केवल मानव ही नहीं प्राणी मात्र के लिए जिंदा रहने का खतरा पैदा हो गया है। यानी ये ऐसी स्थिति हो गई है कि आज के समय में प्राणी है उसका जीवन जीना दुर्भर हो गया है, क्योंकि उसको न तो शुद्ध वायु मिल पा रही है और न ही शुद्ध पानी उसको मिल पा रहा है। ऐसे में उसका जीवन जीना मुश्किल हो गया है। अतः अब मूल सवाल अस्तित्व और विनाश का है। क्या हम एक प्रजाति के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं या हमेशा हमेशा के लिए सामूहिक मौत की ओर बढ़ना चाहते हैं। यानी हम तो जीना ही तो चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा। जिन लोगों को पर्यावरणवादी और पर्यावरणविद कहकर खुश किया जाता है उन्हें दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि हम विद और वादी कुछ नहीं, हम तो मौत की ओर धकेलने वाली शक्तियों के खिलाफ उस बुक बहुमत को संगठित कर जिंदा रहने के लिए लड़ने वाले हैं। लड़ाइयाँ व्यवस्था के साथ जुड़कर नहीं, उनके उसके खिलाफ तनकर खड़े होने और लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहने से जीती जाती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि यदि हमें जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए जो लोग अपने को पर्यावरणवादी या पर्यावरणविद कहते हैं उन्हें दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि हम विद और वादी कुछ नहीं हैं, कि हम न तो विद्वान हैं और न विद्वान होने का घमंड रखते हैं। हम तो मौत की ओर धकेलने वाली शक्तियों के खिलाफ उस मुख बहुमत को संगठित कर जिंदा रहने के लिए लड़ने वाले हैं। कि जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे लोगों को का सामना करने के लिए हमें जो चुपचाप जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको सम्मिलित करना चाहिए। मुख होता है चुपचाप रहने वाला, तो मुख जो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें संगठित करना चाहिए। और फिर जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। लड़ाइयाँ व्यवस्था के साथ जुड़कर नहीं, उसके खिलाफ तनकर खड़े होने और लक्ष्य प्राप्ति तक डटे रहने से जीती जाती हैं। यानी लड़ाइयाँ जो हम विरोध कर रहे हैं, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं, कि जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, नदियों को में कीटनाशक दवाइयाँ डाल करके पानी को गंदा कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ जा रही हैं, उस व्यवस्था के साथ जुड़कर हमें कार्य करना है। लेकिन वो कार्य किस प्रकार करना है, उनके खिलाफ तनकर खड़ा होना है कि हम आपको गलत कार्य नहीं करने देंगे। और हमें तब तक तनकर खड़ा होना जब तक हमें अपना लक्ष्य न मिल जाए, और लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहने से ही हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। तो इस पाठ को लिखने वाले कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा हैं। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना और थोड़ी देर में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगा, वो करना है। धन्यवाद।